नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दतिया कलेक्टर बानखेड़ी जी हैं और उनसे आज हम मुलाकात करेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। सर, आप मेरा पहला सवाल है, आपकी शिक्षा और करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? माफ करना, तो आवाज खराब है। मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई है। सभी के सभी सरकारी स्कूलों में हुई है। पाँचवीं छठी के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में था और उसके बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, और उसके बाद फिर लगभग 3 साल नौकरी की और फिर यूपीएससी की तैयारी की थी। सर, आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे आईएएस बनने की प्रेरणा तो मेरे पापा ही है। उन्होंने, पिताजी ने हमेशा मुझे बोला था, बहुत बार बोला, बचपन से बोला था। एक बार तो मैं 9वीं में था तो पापा ने मुझे ऐसे टेरेस पे घूम रहे थे तो कंधे पे हाथ रखा और ऐसी बात करे तो बोला, मुझे पता है एक दिन तुम अच्छा अधिकारी बनोगे ही बनोगे। जब बनोगे तो प्रयास करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाए। अब मुझे तब लगा नहीं था कि मैं यूपीएससी कभी करूँगा, और वही प्रेरणा स्रोत आगे जाके मेरे काम आया। यूपीएससी में चयन होने के बाद आपने मध्य प्रदेश ही क्यों चुना? हमारे पास चॉइसेस होती है। मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूँ और सेंट्रल प्रोविंस जो था ब्रिटिश टाइम में, तो अमरावती विदर्भ का एरिया, मध्य प्रदेश का जो भोपाल जबलपुर का एरिया है वो सेंट्रल प्रोविंस में आता था। तो हम आधे मध्य प्रदेश के हैं, आधे महाराष्ट्र के हैं, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश को ही सबसे पहला प्रेफरेंस दिया था और मध्य प्रदेश ही मुझे मिला था होम कैडर के बाद। आपकी दतिया कलेक्टर बनने के रूप में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? दतिया में अब तक, शुरू में तो मुझे सबने बोला था कि वहाँ चैलेंजिंग होगा, वहाँ लोग एग्रेसिव है, राजनीति एग्रेसिव है, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए, लोगों के साथ मिलते गए, लोगों का प्यार मिलता गया, माई की कृपा मिलती गई, माई का आशीर्वाद मिलता गया। लोगों का प्यार तो ऐसे मिला कि अब लगता है कि और काम करें और काम करें, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, तो वो अलग ही मोटिवेशन अब मिल रहा है। तो दतिया मेरे लिए एक भगवान की एक देन मुझे मिल गई। आपने दतिया में कौन से प्रमुख कार्य किए हैं? यहाँ हमने शुरुआत में सबसे ज़्यादा फोकस किया था स्वास्थ्य पे, कि अस्पताल अच्छे हो, क्योंकि गर्भवती महिला, यहाँ का माता मृत्यु दर काफ़ी हाई था। मध्य प्रदेश का 145 है एवरेज, और हमारे यहाँ का 190 से ऊपर है। तो हमने पिछले 6 महीने में माता मृत्यु दर पे बहुत काम किया है ताकि कोई भी गर्भवती महिला की मृत्यु ना हो। अभी तक हमारा माता मृत्यु दर 190 से घट के 160 आया, 145 आया, और आज की स्थिति में हमारा 129 पे आया है। तो ये लगातार हमारा प्रयास है। उसके बाद हमने शिक्षा पे काम किया है। टीचरों की ई अटेंडेंस लगभग 97 से 98% की है। उसके साथ साथ हमने इम्प्रूवमेंट किया है खाद में, कि खाद लोगों को समय पे मिले। आपके अनुसार दतिया के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इसे किस प्रकार हल करते हैं? मुझे लगता है दतिया में और इस एरिया में उनका प्रशासन के प्रति जो अविश्वास है कि अधिकारी मिलेंगे कि नहीं, अगर मिलते भी है तो हमारी समस्या सॉल्व होगा कि नहीं, ये बड़ा समस्या है। एक गैप है लोगों में और प्रशासन में। प्रशासन के पास कम आना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, जिसको हमने प्रयास किया है कि ये चैलेंज कम हो जाए, लोगों से प्रशासन मिले। सिर्फ मैं ही नहीं, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद हो, सब लोगों को हमने निर्देश दिए कि लोगों से मिले, लोगों की समस्या सुने। ये चैलेंज था, वो हमने बहुत हद तक समस्या करने का निदान किया है। सर, आपने अपने करियर में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी है और आपने इसे कैसे पार किया है? सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों को स्कीम्स का सही से नॉलेज नहीं होना, ज्ञान नहीं होना, जिसके कारण उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते। सिर्फ सादा सा उदाहरण देता हूँ कि एक माँ के बेटे का निधन हुआ, सांप सर्पदंश से निधन हुआ। निधन के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो जब हमारा रिपोर्ट बनती है पटवारी की, जिनको 4 लाख रुपए आरबीसी 6/4 में मिलते हैं, वो नहीं मिल सकते क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। तो माँ ने भी कभी प्रयास नहीं किया। 6-8 महीने ऐसे बीत गए,
तो पता नहीं कैसे वो जन सुनवाई में पहुंच गए और मुझे बताने लगे कि सर्पदंश हुआ है, लेकिन हमें साफ कुछ नहीं मिला है। उनमें बहुत आशा नहीं लग रही थी, लेकिन वो आके देख लिया उन्होंने कि अगर एक कलेक्टर साहब से मिले तो देख ले। फिर हमने बोला कि माँ जी, अगर आपने पोस्टमार्टम नहीं किया कोई बात नहीं, पटवारी पंचनामा बना के भी आपको दे सकता है। 10 लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है मृत्यु कब हुई थी, आपने कोई देखा था क्या, सर्पदंश का कोई देखा था आपने, या सांप को देखा था। 7-8 लोगों से पूछेंगे, पंचनामा बनाएंगे। और पंचनामा पोस्टमार्टम जैसा ही होता है कि उसमें भी उतना ही सच्चाई हम मानते हैं, जो कि कोर्ट में भी चलता है। फिर हमने पटवारी को और तहसीलदार को निर्देशित किया, उनका पंचनामा बनाया और सर्पदंश से उनको 4 लाख रुपए उनके खाते में भी पहुंच गए 1 महीने के अंदर। तो जो समस्या है, जो चैलेंज होता है, वो होता है लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी ना होना, जिसके कारण वो स्कीम के जो बेनिफिट होते हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। हम उसको प्रयास करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। सर, मैं जैसे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जन सुनवाई में आपके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 15 से 2,000 3,000 के लोग पहुँच रहे हैं, ऐसा क्यों? जब लोगों को लग रहा है कि जाने से फायदा होता है, सोल्यूशन मिलेगा, नहीं सोल्यूशन मिला तो उनको वे आउट मिलेगा कि कहाँ से कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। और हम भी 10-12 लोग अधिकारी बिठा के रखते हैं, जिस डिपार्टमेंट का आता है तो मेरे सामने मैं बोलता हूँ कि इनको समझाओ कि करना कैसे है। अगर मैं कर सकता हूँ तो हम कर देते हैं, अगर मैं कर नहीं सकता हूँ तो उनको हम समझाते हैं कि जैसे भोपाल जाना है, दिल्ली में करना है, कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मामला है तो कैसे करना है वो हम बताते हैं। इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। कभी कभी तो इसलिए आते हैं कि कम से कम हमारा दुख सुन लीजिए। जी जी। जैसे उनका बेटा उनको छोड़ दिया, हाँ। उनके पास जमीन है, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटा छोड़ दिया, वो सपोर्ट नहीं करता। कभी कभी पति पत्नी का विच्छेद हो गया, वो डिवोर्स हो गया, पत्नी अकेली रह रही है, तो वो बताने आती है कि हम बहुत दुखी है। हम पूछते हैं कि आपको समस्या है, आप हमें बताइए क्या क्या करना है। बोले ठीक नहीं साहब, हम ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ गरज जरूरत पड़ती तो हम आपके पास आएंगे। तो तब इसीलिए लोग बार बार जन सुनवाई में आ रहे, इसीलिए उनको लग रहा है कि, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा निदान होगा और कलेक्टर साहब आप हमारी बात सुनेंगे। कुछ लोग ऐसा तो नहीं, कुछ जन सुनवाई आपको देखने भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, क्योंकि वो लोग वीडियो पर आपको देख रहे हैं कि हकीकत में देखें आप ऐसे हैं कि नहीं, ऐसा भी है क्या? क्योंकि जैसे कोई आता है जन सुनवाई में तो वहाँ मेरे तक पहुंचने में भी उनको 15-20 मिनट का समय लग जाता जी। है, काफी भीड़ होती है। तो अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि सिर्फ देखने आए, लेकिन अपनी समस्या जरूर बताने आते हैं कि साहब हमारे पास ये समस्या है। सर, आपके अनुसार एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी में सबसे पहले एम्पैथी होनी चाहिए, लोगों को दुख समझने की क्षमता है। दूसरी बात, दूरदृष्टि होनी चाहिए। आज इसको समाप्त किया ये जरूरत नहीं है, समाप्त करने के बाद 20 साल तक उसका कैसे असर है। जैसे अगर पंचनामा नहीं बना और सर्पदंश का उसको लाभ नहीं मिला, तो वो हमारे पास आया तो तुरंत हमने उसको मीडिया के जरिए सबको बताना है कि सर्पदंश होता है, पंचनामा नहीं। अगर आपका पोस्टमार्टम नहीं बनता है तो पंचनामा बना के आप बता दीजिए। तो एक प्रशासक में वो चीज होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे प्रशासनिक जो कर्मचारी नीचे होती है उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए कि कलेक्टर साहब ने क्या बोला है, अगर नियम के अनुसार सही है और जनता के हित में है, जनप्रतिनिधियों के हित में है, तो उसको पूर्ण करना उनकी जिम्मेदारी नहीं होता है। तो कलेक्टर का काम है कि देखे क्यों नहीं हो रहा है। आपके भविष्य की योजना क्या है और आप दतिया के विकास के लिए क्या देखना चाहते हैं? हमारे मेरा पर्सनल भी और दतिया का भी भविष्य की योजना ये है कि दतिया एक धार्मिक नगरी है। यहाँ हमारे पास माँ पीताम्बरा माई का अच्छा मंदिर है, सुनागीर है, रतनगढ़ माता का मंदिर है, उन्नाव है, और साथ साथ वीर सिंह पैलेस है। वीर सिंह महल जो है वो अभी भी ओरछा की तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो वीर सिंह पैलेस को डेवलप करने के लिए एमपी टूरिज्म के साथ बात चल रही है, ताकि उसके पास वीर सिंह पैलेस जाने के लिए अच्छा रोड बन जाए। पीताम्बरा मंदिर के पास टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बात चली है, जो तालाब है उसमें बोटिंग क्लब और बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन की बातें चल रही है, वो डेवलप धीरे धीरे होगा भी, ताकि इसका दतिया का टूरिज्म में विकास हो। लोग ज़्यादा यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो हेल्थ और शिक्षा व्यवस्था भी इम्प्रूव होगी। ये मेरा सर, लास्ट सवाल है मेरा, दतिया के लोगों को लिए आपका क्या संदेश है? मेरा इतना ही संदेश है कि हम स्कीम के प्रति जानकार बने, और सब कुछ ऑनलाइन है,
ऑनलाइन में लोगों शासकीय लोगों से मिलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उनके पास ना मिले, पैसे किसी को ना दे, ऑनलाइन में आपके पास आएगा। कभी 15-16 दिन के बजाय अगर 20 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन को 10 दिन बनाने के चक्कर में, जल्दी से जल्दी मिलने के चक्कर में लोगों के पास जाके पैसे ना खर्च करें, किसी को भ्रष्टाचार में ना आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, ना किसी को पैसा दे, ताकि जो मध्य प्रदेश शासन चाह रहा है, भारत सरकार चाह रही है कि ऑनलाइन सुविधा ऑनलाइन के माध्यम से ही हो, आमंत्रण होना है ऑनलाइन, बंटवारा होना है ऑनलाइन, ऑनलाइन हो जाए। और आपको समस्या आ रही है तो सीएम हेल्पलाइन में भी लगाइए और हमारे पास प्रशासन के पास, मेरे पास पहुंचे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं हमारे सरकारी लोग, तो मेरे पास ज़रूर आइए ताकि हम लोग वहाँ कसावट ले आए। ये थे हमारे साथ दतिया कलेक्टर। उन्होंने दतिया के लोगों को बताया भी कि क्या क्या उनके लिए सुविधाएं कर रहे हैं, और उन्हें अगर किसी प्रकार की शिकायत है उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, उनके ऑफिस आइए